हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 की लेट अस एक्सप्लोर वाली एक्सरसाइज। ठीक है, दैट इज फॉर क्लास 8। कल भी मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो थी यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड। आज जो है हम यूनिट नंबर 4 को कवर करेंगे, जिसमें हम करेंगे लेट अस एक्सप्लोर। और उसके बाद जो है मैं आपको लेट अस राइट वाली एक्सरसाइज जो है वो भी कवर करवा दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि हमें वो भी जो है मतलब कंटेंट जो है वो चाहिए। ठीक है, तो इस सीरीज के बाद मतलब नेक्स्ट वीडियो के बाद हम उसको भी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर द चेरी ट्री, उसकी लेट अस एक्सप्लोर वाली एक्सरसाइज। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें आपको याद कुछ नहीं करना है, कुछ नया सीखना है। और जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है या जो भी आपको नॉलेज मिल रही है उसको इस तरह से स्टोर करना है, इस तरह से समझना है कि अगर आपका सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप उसको आसानी से कवर कर सकें, आंसर उसका लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज, डिड यू नो दैट द बैनन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, जो बरगद का पेड़ होता है वो हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। आवर कंट्री हैज एज ओल्ड बैनन ट्रीज, सम ऑफ देम आर, हमारे जो है कंट्री में बहुत पुराने पुराने बरगद के पेड़ हैं, तो उसके बारे में यहाँ हमें थोड़ी सी नॉलेज दी गई है। पहला है द ग्रेट बैनन लोकेटेड इन शिवपुर हावड़ा नियर कोलकाता। Second है Doda Alada Mara, located in Kathohalli village near Bangalore. Then next है Timamma Marimanu in Anantapur district in आंध्र प्रदेश, ये दोनों साउथ में है। और ये वाला जो बरगद का पेड़ है, इट वॉज रिकॉर्डेड एज द लार्जेस्ट ट्री स्पेसिमन इन द वर्ल्ड in the Guinness Book of World Records in 1989। ठीक है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ट्री स्पेसिमेन जो है काउंट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमें बता रहा है कैलाश सांखला, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पे। वॉज एन इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनलिस्ट। ही कैरिड आउट अ सेंसस ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया इन 1971। मतलब उन्होंने 1971 में जो टाइगर थी उसकी जितनी भी जनसंख्या थी, मतलब जितनी उसकी संख्या थी टोटल सेंसस, उसको जो है वो काउंट किया था। लेटर जब उन्होंने देखा कि बहुत ही कम रह गए हैं, बिकॉज ऑफ हिज स्टडीज, उनकी स्टडीज की वजह से, ही वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड इनिशिएटिव टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडियन टाइगर। ठीक है, मतलब ये जो जब उन्होंने देखा कि भाई बहुत कम रह गए हैं और ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो फिर उनको जो है प्रोजेक्ट टाइगर का डायरेक्टर बनाया गया और ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1992, और उनको इसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला। नाउ फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सच इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। ठीक है, तो ऐसे ही और बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, एक अभी हमारे नेक्स्ट जो है अभी कवर होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, उसको ध्यान से सुनना और आप कहोगे वाओ, समथिंग न्यू वी लर्न टुडे। राइट, उसके बाद देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये जो बर्ड्स ऐसे जो फ्लाई करते हैं ये वी शेप में फ्लाई करते हैं, है ना। एक बर्ड इनको लीड कर रहा है, फिर दूसरे एंड पे और डिस्टेंस पे होंगे, थोड़ा सा पीछे होंगे। So Rakesh saw the V-shaped formation of wild ducks flying northward. Did you know there is a reason that these birds fly in this V-shaped formation? कि ये जो बर्ड्स हैं वो इस तरह जो वी शेप बना के फ्लाई करते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। द बर्ड पोजिशन दमसेल्व्स टू फ्लाई जस्ट बिहाइंड एंड टू द साइड ऑफ द बर्ड इन फ्रंट। ठीक है, अपने से नेक्स्ट वाले से साइड में और पीछे ये जो है अपनी पोजीशन लेते हैं, वी शेप बनाते हैं। टाइमिंग देयर विंग बीट्स, ठीक है, अपने विंग को भी पूरी टाइमिंग सेट करते हैं बीट्स करने की, टू कैच द अपलिफ्टिंग विंड करंट्स। ठीक है, हवा की लहरों के साथ अपने जो है मैच करने के लिए। दिस हेल्प्स देम फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस इजीली एंड सेव देयर एनर्जी टू। ठीक है, इससे उनको हेल्प मिलती है कि वो लंबे डिस्टेंस को आराम से कवर कर सकते हैं और उनकी एनर्जी भी सेव होती है। तो कुछ था ना इंटरेस्टिंग। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, हार्वेस्ट हिम। इसकी भी हम जो है एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर। सॉल्व करेंगे से मतलब यही है कि हम कुछ नया सीखेंगे और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की जो एक्सरसाइज है वो हमें यहाँ पर जो मतलब किस टाइप के फैक्ट्स जो हैं वो हमें बताए जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा है, समथिंग न्यू इज दैट। सबसे पहले तो बात आ रही है मिलेट्स के। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स होता है जिसको हम कहते हैं मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज हम इसको बोल देते हैं। दैट मीन्स कि भाई
ये जो है ना मतलब इस टाइप के जो हैं अनाज होते हैं जो कि नॉर्मली हम मतलब इंक्लूड नहीं करते अपने फूड में। पहले करते थे, पहले के लोग इनको खाते थे, उसके बाद इसको थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया क्योंकि सब बोलते थे मोटा अनाज है, इंफीरियर क्वालिटी है, ये वो। लेकिन अब फिर से इनके ऊपर जब है रीडिस्कवर हुआ है इसको, मतलब रीडिस्कवरी इनकी, मतलब जो है इनको दोबारा से इनको है सुपर फूड्स के नाम से जो है वो वर्ल्ड में अब जाना जाने लगा है, और लोग इसको अपने डेली के जो मतलब डाइट है उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सो मिलेट्स आर अ वेरिड ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, एक बड़ा बहुत वास्ट ग्रुप है स्मॉल सीडेड ग्रासेस का। दे हैव मोर फाइबर। अब इनसे फायदा क्या होता है कि इनके अंदर ज्यादा फाइबर होता है एंड मिनरल्स होते हैं देन अदर सीरियल्स। मिलेट्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन क्विजीन फॉर ईयर्स। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि मिलेट्स जो है वो हमारे भारतीय खाने का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो प्ले करते हैं, मतलब बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब हर घर में आपको लगभग इनका यूज होते हुए मिल जाएगा, और आजकल तो ये ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं। दे हैव बीन रीडिस्कवर्ड। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना, रीडिस्कवर्ड वर्ल्ड वाइड एज ए सुपर फूड्स। अब इनको पूरे वर्ल्ड में मतलब फेम मिली है और इनको सुपर फूड के नाम से जानते हैं लोग, और इनको अपने खाने में इंक्लूड कर रहे हैं। अब जैसे आपने सुना होगा बाजरा, है ना, बाजरा जो है वो एक मिलेट है। ऐसे ही जैसे और भी होते हैं, ज्वार का आटा आता है, रागी का आटा आता है ना, तो ये जो है ये कुछ ऐसे जो अनाज होते हैं, मोटे अनाज, इनको हम कहते हैं मिलेट्स। अब यहाँ पे हमें जो है पर्ल मिलेट के बारे में बताया गया। पर्ल मिलेट, पर्ल का मतलब है मोती, है ना, मोतियों जैसी शेप वाला एक मिलेट, और वो कौन सा है, बाजरा। ठीक है, तो इसका ये जो है मतलब यहाँ पर इसका कॉमन नेम बताया गया है, दैट इज बाजरा। उसके बाद है वर्नाकुलर नेम्स, स्पाइक्ड मिलेट और पर्ल मिलेट, इंग्लिश में इसको कहते हैं। बाजरा इसको बंगाली, हिंदी, उड़िया, पंजाबी, उर्दू में कहते हैं। बाजरी राजस्थान, गुजराती और मराठी में कहते हैं, राजस्थानी सॉरी। उसके बाद है सज्जे, कन्नडा में, कंबू तमिल में, सज्जा तेलुगु में। और इसके कल्टीवेशन एरियाज जो है वो मेनली है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं। मतलब ये जो है एक इन्फॉर्मेशन ऐसे आपको दे दी, इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसको अनसीन पैसेज की तरह भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, हाईएस्ट नर्सिन कंटेंट अमंग्स ऑल सीरियल्स, रिच इन प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर। उसके बाद ये इसकी जो है न्यूट्रिएंट्स और इसकी वैल्यू पर 100 ग्राम दी गई है। इट इज द सिक्स्थ मेजर cereal in terms of area and production and has the highest drought tolerance potential of all millets. Pearl millet is the most widely cultivated cereal in India after rice and wheat. ठीक है, उसके बाद आता है हेल्थ बेनिफिट्स, reduces cholesterol, promotes bone health, beneficial in treating stomach ulcer, promotes heart health and aids in weight loss. उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं, बाजरे की खिचड़ी बनती है, बाजरे की आटे की रोटी बनती है ना, उपमा बनता है, इडली बनती है, खाखरा बनता है और पराठास बनते हैं। अब नॉर्मली अगर हम बात करें, बच्चों को बोल दें कि आज मम्मा आपकी बाजरे की रोटी बना रही हैं, तो बच्चे ऐसे नाक मुंह बनाते हैं, मतलब मुंह बना लेते हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे बाजरे की रोटी। तो भाई ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही हेल्दी फूड है, तो हमें इसको जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। यूज द लिंक गिवन बिलो टू नो मोर अबाउट अदर काइंड ऑफ मिलेट्स। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया, आप और मिलेट्स के बारे में जान सकते हो। सेकंड क्या कहता है, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फाइंड आउट इफ मिलेट्स आर अ पार्ट ऑफ योर क्विजिंग। आपको देखना है क्या आपके घर में मिलेट्स यूज होते हैं। अगर आपके घर में बाजरे की खिचड़ी बनती है या कभी कभी मम्मा जो है वो मतलब इस टाइप के खाना बनाती हैं, तो आप इसमें यस कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं है तो इसको इंक्लूड किया जा सकता है। उसके बाद कहता है फाइंड रेसिपीज विद मिलेट्स एंड कंपाइल देम इनटू अ बुकलेट। कुछ आपको रेसिपीज कलेक्ट करनी है, और उसके बाद क्या है, क्रिएट अ रेसिपी ऑफ योर चॉइस। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप जो है खुद की एक रेसिपी क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो फिर जो रेसिपीज आपके घर में यूज होती हैं, जैसे मम्मी बनाती हैं, बाजरे की खिचड़ी बनाती हैं या बाजरे की रोटी बनाती हैं, पराठा बनाती हैं, खाखरा बनाती हैं, तो आप उस रेसिपीज को कलेक्ट करके उनको जो है एक बुकलेट टाइप बना सकते हो। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा एक कुकिंग से रिलेटेड भी इसको हम एक्टिविटी की तरह देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट होता है। अब आपकी क्लास में टीचर वैसे भी एक्टिविटी करा सकते हैं कि भाई सब बच्चे जो हैं वो मिलेट से कुछ कुछ बनाकर लाना, है ना। और एक जो है कम्युनिटी लंच टाइप जो है क्लास के अंदर, एक क्लास का ग्रुप लंच जो है वो करवाया जा सकता है।
वैसे अच्छा आइडिया मिल गया ना ये, हम अगर मेरे पास कभी 8th क्लास पढ़ाने को मिली तो मैं करवाऊंगी ये। सेकंड आता है सॉन्ग्स रिलेटेड टू हार्वेस्ट सीजन फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड हेरिटेज। आपके एरिया में देखो भाई, अगर आप थोड़ा सा मतलब एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हैं और अगर मतलब फार्मर है ना, अगर आपके घर में फार्मर्स हैं, आपके पापा चाचा दादू जो भी, तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि अगर हार्वेस्ट सीजन होता है तो उस टाइम एक खुशी का माहौल होता है घरों में, तो उस टाइम पे जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं वो हमारे कल्चर और हेरिटेज का एक पार्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने बड़ों से बात करनी है, अपने दादाजी से या अपने कोई भी और जो रिलेटिव्स हैं इन योर हाउस, एंड लर्न अ सॉन्ग संग ऑन अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, दादी से भी बात कर सकते हो, तो वो आपको बता पाएंगे कि किस टाइप के सॉन्ग्स गाते हैं। शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर, देन कंपाइल ऑल द सॉन्ग्स टू क्रिएट अ सॉन्ग बुक विद द हेल्प ऑफ टीचर। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपकी क्लास में 10-12 बच्चे भी सॉन्ग्स ले आते हैं अलग अलग टाइप के, तो फिर आप उसको कलेक्ट करके एक सॉन्ग बुक बना सकते हो। और इसके अलावा क्या है, यूट्यूब तो है ही, उस पे हम सर्च कर सकते हैं हार्वेस्ट सॉन्ग्स रिलेटेड टू हार्वेस्ट सीजन। आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जो हैं क्या बोलते हैं इसको, सॉन्ग्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, मतलब जिसको सिंगिंग में इंटरेस्ट है वो इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कर सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर जो है हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट वन है रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फंक्शन इन अ प्रॉपर मैनर। देखो, अगर हम कोई काम करते हैं सारा दिन, तो रात में सोना या दिन में हल्का सा नैप लेना, रेस्ट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इवन द अर्थ नीड्स रेस्ट। ठीक है, हमने जो चैप्टर पढ़ा था वेटिंग फॉर द रेन, उसमें जो है अर्थ के रेस्ट की बात की गई थी। तो इवन जो अर्थ है ना, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, दिस इज नॉन एज फैलोइंग। ठीक है, फैलोइंग ध्यान से देख लो, इट इज नॉट FEL और FOL। ठीक है, एक होता है फॉलोइंग। ठीक है, जैसे हम इंस्टा पे, यूट्यूब पे, इस फेसबुक पे किसी को फॉलो करते हैं या वैसे किसी को फॉलो करते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। एक हो गया फेलो, ये हो गया आपके जो क्लास फेलो है ना, स्कूल फेलोज इस तरह से। और ये है FA। ठीक है, FALLOW है फॉलोइंग। ठीक है, सो दिस इज नॉन एज फॉलोइंग। ये क्या होता है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हम खेत को खाली छोड़ देते हैं। मतलब अगर हम किसी लैंड पे काम कर रहे हैं और हमने अभी उसमें कोई गेहूं बाजरा कुछ भी उगा रखा है, फिर हम उसको कल्टीवेट करने के बाद, उसको हार्वेस्ट करने के बाद थोड़े टाइम के लिए उसमें हल वगैरह चलाएंगे, लेकिन मिट्टी को, धरती को थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ताकि वो उतने टाइम के अंदर अपनी न्यूट्रिशंस जो है उनको वापस से कवर अप कर ले। और इस टाइम, इस जो ये जो एक्टिविटी है, इसको हम फॉलोइंग कहते हैं। रीड द फैक्ट्स गिवन रिलेटेड टू फॉलोइंग ऑफ फैलो ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि एक फैलो ईयर जो है रेफर्स टू लीविंग द लैंड विदाउट सोइंग और वन और सेवरल वेजिटेटिव साइकिल्स। ठीक है, मतलब कि फैलो ईयर जो है वो उसको हम कहते हैं कि लैंड को बिना बीज उगाए छोड़ देना। ठीक है, एक या फिर कई सालों के लिए, ताकि वो अपना न्यूट्रिशन पूरा कर ले। दिस इज डन टू अलाउ द लैंड टू रिकवर इट्स न्यूट्रिएंट्स, ये मैंने अभी आपको बताया, एंड रिटेन मॉइस्चर। ठीक है, और उसमें जो मॉइस्चर, जो पानी सूख जाता है एक फसल उगाने की वजह से, तो वो उसमें वापस उसको कवर कर ले, रिकवर कर ले। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेज एंड कंट्रोलिंग पेस्ट। इससे जो है वो काफी तरह की डिसीजेज भी खत्म हो जाती हैं और पेस्ट भी कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद आता है द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट मेथड हैज बीन अप्लाइड फॉर सेंचुरीज। मतलब इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जैसे आपका पूरा खेत जो है, आपने उसके अंदर सारी फसल उगाई और फिर उसको पूरा 1-2 सालों के लिए खाली छोड़ दिया, तो ऐसे तो फिर सर्कल खराब हो जाएगा ना। तो कई लोग क्या करते हैं, वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एक पार्ट में फसल उगा ली, एक पार्ट को खाली छोड़ दिया, फिर दूसरे पार्ट में फसल उगा ली और इसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। अब इसमें क्या कहता है, वेयर इन अ फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, वन इज प्लांटेड विद क्रॉप्स व्हाइल द अदर रिमेन्स अनप्लांटेड, एंड देन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर उसको उल्टा कर देते हैं, फिर दूसरे पार्ट में फसल उगा ली, एक को खाली छोड़ दिया, फिर दूसरे को खाली छोड़ दिया, दूसरे में फसल लगा ली, ऐसे करके। फाइंड आउट फ्रॉम योर वोकेशनल एजुकेशन टीचर। यहाँ पे देखो, हमने इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप वोकेशनल एजुकेशन टीचर की हेल्प ले सकते हो। उनसे आप एग्रीकल्चर के बारे में पूछ सकते हो कि एग्रीकल्चर को अगर हम एक वोकेशन बनाना चाहें
कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वोकेशंस हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, ठीक है, या सेरिकल्चर, या कोई मतलब ये क्या होता है हॉर्टिकल्चर का मतलब जैसे बागवानी हो गया, है ना। अब कई आप में से ऐसे होंगे, आपके पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको गार्डनिंग का शौक है, जिनको मतलब अपने घर में छोटा सा गार्डन बना रखा है, उसी में बड़ी बड़ी क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं, है ना। तो ऐसे करके हो सकता है आपका जो पैशन है वो स्टडी की बजाय या किसी ऐसे फील्ड की बजाय एग्रीकल्चर में हो या हॉर्टिकल्चर में हो, तो आपका जो वोकेशनल एजुकेशन टीचर है आप उससे बात कर सकते हैं, मे बी आपको एक आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मिल जाए, है ना। तो ये जो है इसीलिए बच्चों में स्किल्स डेवलप करने के लिए इन चीजों को इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट आता है इंडियाज रिच ट्रेडिशन ऑफ मेटीरियोलॉजिकल नॉलेज includes indigenous forecasting systems grounded in ancient wisdom. These provide sophisticated methods for predicting climate, calculating rainfall and issuing early warnings. मतलब जैसे होता है ना कि बहुत सारी ऐसी मतलब ऐसी काफी सारी मेटेरोलॉजिकल नॉलेज है जिसकी वजह से हम फॉरकास्ट कर सकते हैं, मतलब इंडिया में जो बहुत पुराने टाइम से एंशिएंट विजडम को यूज करते हुए मतलब जो है क्या किया जाता है, फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया गया जिससे रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज या कोई भी अर्ली जो वार्निंग्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रेफरेंस टू रेन एंड वेदर आर फाउंड इन न्यूमरस एंशियंट टेक्स्ट इंक्लूडिंग इन ऋग्वेद, श्रीमद् भगवत, पाराशर संहिता, पाणिनीज अष्टाध्यायी एंड मेघमाला। मतलब इन बुक्स में भी रेन और वेदर के बारे में बात की गई है। दीज टेक्स्ट ऑफर इनसाइट इनटू रेनफॉल पैटर्न्स एंड सीजनल चेंजेस। मतलब जो लोग हैं पहले ऐसे फोरकास्टिंग नहीं होती थी, मोबाइल्स में ऐसे टेम्परेचर या किस टाइप का डे रहेगा, क्लाउडी, विंडी, सनी, है ना, ऐसा नहीं पता चलता था, लेकिन लोगों को इतनी नॉलेज थी और इन बुक्स में भी उन चीजों के बारे में मेंशन किया गया है और लोग जो है वो मतलब आकाश में देख के बता देते थे कि कब जो है रेनफॉल होगा, कब जो है आज हवा चलेगी या नहीं चलेगी, किस टाइप की मतलब हवा की दिशा देखकर बता देते थे, है ना, बादल कब तक आएंगे या क्या होगा। मतलब बहुत ज्यादा जो है ये चीजें लोगों में मतलब विजडम थी, बुद्धिमता थी, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट बता रहा है हमें कि मेटीरियोलॉजिकल सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी डिवीजन, India Meteorological Department is to minimize the impact of adverse weather on crops and to leverage crop weather relationships to boost agriculture production। मतलब देखो ये जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो वेदर फोरकास्ट करते हैं उनका उनका क्या पर्पस है, उनका पर्पस यही है कि भाई बुरे वेदर में मतलब जो जो खराब वेदर जब होता है उसके लिए पहले ही वार्निंग्स दे देना ताकि लोग जो है वो जितना हो सके उस चीज से बच पाए, उतना संभल पाए, ठीक है। और जो है क्रॉप और वेदर के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको सही करना। मतलब देखो अगर हम सर्दियों में गर्मियों वाली फसल उगाएंगे तो वो कैसे उगेगी, लेकिन ये किसने बताया, ये जो है इसी टाइप के डिपार्टमेंट जब वहां पे रिसर्च हुई उन्होंने हमें ये नॉलेज दी कि किस सीजन में क्या चीज लगानी चाहिए, किस सीजन में उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा जो टाइम है, कौन सा जो क्लाइमेट है वो किस टाइप की फसल के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। इन एडिशन टू फोरकास्ट एंड एडवाइजरीज सेवरल अदर वेदर रिलेटेड सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड, ठीक है। मतलब फोरकास्ट तो होते ही हैं या एडवाइजरीज तो दी ही जाती हैं कि आप ये कर लीजिए ये कर लीजिए, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज जो है वो हमें मिलती हैं। फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट दिस, यहाँ पर आपको अलग अलग साइट्स बताई गई हैं, आप उस पर विजिट कर सकते हो और एडिशनल नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। अभी देखो जैसे कई बार होता है ना कोई तूफान आने वाला होता है तो पहले ही शोर मच जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है न्यूज, लेकिन उसका उसका पर्पस होता है कि ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और जितना हो सके अपने आप को बचाएं ताकि लॉस जो है वो कम हो। अगर ऐसा फोरकास्ट मिले ही ना तो हमें तो पता लगे मतलब पता भी ना लगे शायद और हम सुबह कभी सो के उठे भी ना, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये इनका ये जो पर्पस रहता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज रहती हैं, क्लियर। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 4 की लेटेस्ट एक्सप्लोर वाली एक्सरसाइजेस जिनमें हमने काफी कुछ नया सीखा और आपकी नॉलेज में काफी जो है वो एनहांसमेंट होती है, ठीक है। और लेटेस्ट राइट वाली में भी हम बहुत कुछ सीखेंगे और वो तो हमारे लिए एग्जाम पर्पस से भी जो है काफी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम यूनिट 5 करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।